आज का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है एनिमल टिश्यू। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जंतु उत्तक। नाम से ही क्लियर है कि वैसा उत्तक जिससे जंतु के शरीर का निर्माण होता है, एनिमल के टिश्यू का निर्माण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो यानी कि क्या लिख सकते हैं, टिश्यू दैट कॉन्स्टिट्यूट्स एनिमल बॉडी। choose animal body is called animal tissue। वैसा उत्तक जो जंतु के शरीर का निर्माण करता है, वैसा उत्तक जो जंतु के शरीर का निर्माण करता है, उसे जंतु उत्तक कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब जंतु उत्तक कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। एनिमल टिश्यू एकदम गौर से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। जंतु उत्तक, एक हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं संयोजी उत्तक। दूसरा होता है नर्वस टिश्यू, जिसको कहते हैं स्नायु उत्तक। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं मांसपेशीय उत्तक। मांसपेशीय उत्तक। और चौथा जो होता है ये होता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग कहते हैं उपकला। नोट कीजिए, चार प्रमुख है, इसके बाद भी आगे बहुत सारा टाइप। तो मेन जो है, हम लोग टिश्यू को कितने भागों में बांटे हैं, चार पार्ट में बांटे हैं, चार हिस्सों में बांटे हैं। जो आपको क्या है, संयोजी उत्तक, स्नायु उत्तक, मांसपेशीय उत्तक और उत्तक। संयोजी उत्तक क्या है कर बतलाइएगा, देखते हैं, कमेंट बॉक्स में बतलाइए। जो भी गला अगर नहीं आता हो तो नो लिख दीजिए, आता हो तो जवाब दे दीजिए। क्या कनेक्टिव टिश्यू, बताइए। संयोजी उत्तक क्या है, नहीं आता हो तो नो लिख सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी आप तक? नहीं आता है, चलिए। और कोई?
बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर। इसे एक साल के अंदर में देखिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुछ बच्चे लोग भी आए थे जो बता रहे थे एनटीपीसी जो भी एग्जाम चल रहा है, इसमें भी जीके जीएस का बहुत लेवल जो है बहुत ऊपर किए हुए। बहुत बच्चे को तो जो मेरे दोस्त मित्र थे अपने स्टूडेंट कभी दिए हैं ना, वो लोग आके हमसे कह रहे थे सर मेरे दोस्त मित्र कह रहे हैं कि उनको जीके जीएस का लगा ही नहीं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। हम बोले कि आप लोग जाके देखिए, क्योंकि वो लोग हो सकता है कहीं बाहर पढ़े हों या क्लब में पढ़े हों, उस हिसाब से। तो जीके जीएस का स्टैंडर्ड दिन प्रतिदिन क्या करते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि हम जितना तैयार हैं उससे 10 गुना तैयार एग्जामिनर है, क्योंकि उनके पास भी चुनौती है ना भाई, करोड़ों छात्रों को छांटना है। उसी हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से वो लोग स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो मेरा भी नैतिक दायित्व बनता है कि कंटेंट भी उसी हिसाब से आप लोग को दे, ताकि एक्स्ट्रा कहीं आपको पढ़ना ना पड़े। क्योंकि क्लास करने के बावजूद भी आपको बुक पढ़ना पड़ जाए तो फिर क्लास करना एक वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। कि 1 घंटा आप हमसे पढ़ रहे हैं, उसके बाद 1 घंटा आपको टीसू के लिए बुक पढ़ना पड़ जाए तो फिर क्लास लेने का क्या फायदा। आप तो 1 घंटा बुक खुद से भी पढ़ सकते हैं। टीचर का काम है कि उस 1 घंटे में वो 10 किताब का निचोड़ बता दे, ताकि 10 किताब जो आप अलग अलग पढ़िए उसका पूरा समराइज्ड वर्जन कहाँ पर मिल जाए, उस 1 घंटे की क्लास में मिल जाए। ना फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़े, ना तो फिर आपको महेश बर्नवाल पढ़ने की जरूरत पड़े, ना तो आपको लुसेंट पढ़ने की जरूरत पड़े। तो हमारी यही कोशिश रहती है कि बच्चों को कंटेंट दे दिया जाए ताकि एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़े। फिर भी हम बुक सजेस्ट इसलिए करते हैं पढ़ने के लिए क्योंकि बच्चे आजकल रील्स में ज्यादा मग्न हो गए, बहुत ज्यादा रील्स देखते हैं, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं। तो उसी बहाने कम से कम रील्स छोड़ के बुक तो पढ़ेंगे वो। इसलिए बच्चों को बोलते जाइए एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो लुसेंट पढ़ लीजिएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आप रेगुलर क्लास मेरा कर ले रहे हैं वो काफी है, ठीक है। ये कहना नहीं पड़ेगा, आप खुद भी कंटेंट देख के अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला हमारा है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक क्या है? कनेक्ट मतलब जोड़ना। यहां कनेक्ट जो वर्ड है, कनेक्ट मतलब क्या होता है, जोड़ना, यही होता है ना। यानी कि शरीर के एक हिस्से को, शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है, दूसरे हिस्से से जोड़ता है, जोड़ता है, उसी को तो कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ बॉडी, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। यानी कि वैसा उत्तक जो शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसे आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ब्लड, रुधिर या रक्त जिसको कहते हैं। ब्लड का काम क्या है कि शरीर के एक हिस्से को यह क्या करता है, शरीर के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। जैसे इंटेस्टाइन से ये ग्लूकोज ले लेता है, एमिनो एसिड ले लेता है, फैट ले लेता है, और उस ग्लूकोज के शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन लेता है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अगर 10 मिनट तक अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, ब्लड सप्लाई ना मिले, तो हो सकता है फेंट कर जाइए, बेहोश हो जाइए, या हो सकता है मर भी सकते हैं आप। तो ब्लड का बहुत बड़ा रोल होता है कि शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक वस्तु को पहुंचाता है, सब्सटेंस को पहुंचाता है। या यूं कह लीजिए कि शरीर के एक हिस्से को कनेक्ट किससे करता है, दूसरे से करता है। जैसा ट्रक है, बस है, ट्रेन है, ये क्या है, हमारे देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से कनेक्ट कर पा रहा है ना। अगर ट्रेन नहीं रहता, बस नहीं रहता, फ्लाइट नहीं रहता, तो देश का एक हिस्सा दूसरे से कनेक्ट ही नहीं होता। जैसे आपको याद कीजिए 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति में क्या हो गया कि अंग्रेज जो है वो ट्रेन का परिचालन बहुत जगहों पर बंद करवा दिए।
अगर ट्रेन चला भी रहे थे तो दरवाजा बंद करवा दिए ताकि भारतीय एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ना पहुंच पाए और आंदोलन और अधिक उग्र ना हो जाए, है ना। तो कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है, ट्रेन हो बस हो, क्योंकि देश के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो ब्लड है वो क्या करता है, हमारे शरीर के एक हिस्से को किससे जोड़ता है, दूसरे से जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो हम क्या कहेंगे, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, वैसा ऊतक जो शरीर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि द टिश्यू दैट कनेक्ट्स one part of body connects one part of body to another is called connective tissue, is called connective tissue। यानी कि वैसा ऊतक जो शरीर के एक हिस्सा को दूसरे से जोड़ता है उसे संयोजी ऊतक कहा जाता है, उसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, तो अब कोई कह देगा कि कनेक्टिव टिश्यू का डेफिनेशन बताइए, तो कम से कम नो तो नहीं कहिएगा, सब कुछ नाम में ही रखा हुआ है। कनेक्ट मतलब जोड़ना, जो शरीर के एक हिस्सा को दूसरे से जोड़े उसी को तो हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक कहते हैं। अब संयोजी ऊतक का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, संयोजी ऊतक का मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक का मूल संरचना, यानी कि सब जितने भी संयोजी ऊतक होंगे सब में यह बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मौजूद होगा, मूल संरचना क्या होगा, मौजूद होगा। जैसे कोई घर है तो घर में भाई आप क्या कहते हैं, नींव तो डालिएगा ही, छत तो दीजिएगा ही, दीवार तो दीजिएगा, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ना। इसके बाद ही कोई डिजाइन बनवा लेता है। अब कोई फर्श में टाइल्स लगवा लेगा तो कोई फर्श में संगमरमर लगवा लेगा, वो अलग बात है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में तो दीवार तो होना ही चाहिए, ग्राउंड तो होना ही चाहिए, सीलिंग तो होना ही चाहिए। अब अमीर लोग है तो उसमें सीलिंग में अलग डिजाइन करवा ले, गरीब लोग है तो सिर्फ प्लास्टर करवा के छोड़ दे। उसी प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है शरीर के एक हिस्सा को दूसरे हिस्से से जोड़ना। तो इसमें सेल अगर आपस में चिपका रहेगा तब तो दूर दूर घूम नहीं पाएगा, इसलिए सेल एक दूसरे से क्या रहता है, दूर दूर रहता है। कनेक्टिव टिश्यू में जो कोशिका सब होगा एक दूसरे से दूर रहेगा ताकि यह एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सके, मूव कर सके, गमन कर सके। यानी कि यहां पर पहला तो होता है सेल्स आर लूजली पैक्ड, सेल्स आर लूजली पैक्ड, यानी कि कोशिकाएं एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, ये सब कोशिका किसमें मौजूद होता है, एक द्रवनुमा संरचना होता है। इस द्रवनुमा संरचना में मौजूद होता है। इस द्रवनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स कहते हैं। इस द्रवनुमा संरचना को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि सेल्स आर इम्बेडेड इन मैट्रिक्स,
cells are embedded in matrix. कोशिका मैट्रिक्स में मौजूद होता है, कोशिकाएं मैट्रिक्स में मौजूद होती। जैसे आप कभी छेना वाला मिठाई खरीदने जाते होंगे, ठीक है, रसगुल्ला खरीदने जाते हैं, रसगुल्ला देखते हैं चाशनी में एकदम तैरते रहता है, तो रसगुल्ला जो हो गया वो क्या हो गया, सेल हो गया, और वो जो चाशनी है जिसमें तैर रहा है वो चाशनी क्या हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया। जैसे आप लोग रसमलाई खाने जाते होंगे या रसमालाई खाने जाते होंगे, तो बड़ा बड़ा रसमाधुरी दूध में तैरते रहता है ना, तो वो रसमाधुरी क्या हो गया, सेल हो गया। जिस दूध में तैर रहा वह क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि द्रव ही हो, या तो मैट्रिक्स द्रव हो सकता है, लिक्विड अवस्था में रह सकता है, या जेल की तरह हो सकता है, अर्ध ठोस जेली लाइक, अर्ध ठोस अवस्था में हो सकता है, अर्ध ठोस अवस्था में रह सकता है, या हार्ड हो सकता है, कठोर हो सकता है। जैसे हम लोग का हड्डी जो है, हड्डी का मैट्रिक्स अगर द्रव में हो जाए तब तो पता चले हड्डी बह जाएगा, सिर्फ हम लोग का मांस ही बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मैट्रिक्स जो होता है वह मैट्रिक्स हमेशा या तो लिक्विड स्टेट में होगा, या तो किस स्टेट में होगा, आपको जेली लाइक स्टेट में होगा, या क्या होगा, हार्ड होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक का जो कोशिका होता है वह टिश्यू क्या होता है, जो सेल होता है, तो किसमें धंसा हुआ होता है, मैट्रिक्स में धंसा होता है। और मैट्रिक्स जो है ये या तो द्रव होगा, या तो अर्ध ठोस अवस्था हो सकता है, या कठोर हो सकता है। और ये कोशिका एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ये समझ में आया, ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं आया तो नो लिखिए, ताकि फिर से समझा दे। बस वही रसगुल्ला वाला मिठाई याद रखना, ठीक है। तो ये नहीं कि आप जाना हो, आप रसमलाई में दूध मांगिएगा तो कहेगा मैट्रिक्स दे दीजिए थोड़ा रसमलाई के साथ, ठीक है। वहां बोलिएगा कि भाई समझ में आया या फिर से समझा दे, एक बार बतलाएंगे। समझ में आया या फिर से समझा दे, समझ में आया तो यस लिख देंगे। आप लोग हाथ से खाते होते रहते हैं क्या, डिंपल आप प्लेट से आई हैं शायद, ठीक है। तो देखिए क्या है, फिर से एक बार रिपीट कर दे कि कनेक्टिव टिश्यू में कुछ नहीं होता है। कनेक्टिव टिश्यू में एक लिक्विड वाला भाग होता है, लिक्विड पार्ट, या सॉलिड पार्ट हो सकता है जिसमें सेल धंसा हुआ। इस लिक्विड या सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और इसमें सेल सब क्या होता है, तैरते रहता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल है, संयोजी उत्तक का कोशिका जो है वह क्या कर सकता है, तैर सकता है। जैसे ब्लड का याद कीजिए ना, ब्लड में देखिएगा, ब्लड का जो लिक्विड वाला हिस्सा होता है, द्रव वाला जो हिस्सा होता है, उस लिक्विड वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और इसी ब्लड में 3 प्रकार का कोशिका मौजूद होता है। एक क्या होता है, आरबीसी, दूसरा क्या मौजूद होता है, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हमारा क्या मौजूद होता है, प्लेटलेट्स मौजूद होता है। तो ये जो 3 है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो किसमें तैरता रहता है, प्लाज्मा में तैरता रहता है। तो यहाँ प्लाज्मा किसका रोल निभाया, मैट्रिक्स का रोल निभाया। तो कनेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट, एक मैट्रिक्स वाला पार्ट और एक सेल वाला पार्ट। सेल जो है यह किसके अंदर मौजूद होता है, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स हमेशा लिक्विड स्टेट में भी हो, ये सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, या अर्ध ठोस जेली लाइक भी हो सकता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू संयोजी उत्तक का 2 पार्ट, कनेक्टिव टिश्यू का संयोजी उत्तक का 2 भाग होता है। एक को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, और दूसरा क्या होता है, सेल्स, यानी कि कोशिका।
ठीक है। मैट्रिक्स जो है, सेल्स जो होता है वह एक दूसरे से अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है। और मैट्रिक्स जो होता है ये या तो द्रव अवस्था में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, या अर्ध ठोस अवस्था में होगा, सेमी सॉलिड स्टेट में होगा, या किस में होगा, हार्ड होगा, ये क्या हो सकता है, कठोर हो सकता है। नोट कर लीजिए। तो अगर दे दे कि संयोजी उत्तक का दो कंपोनेंट क्या है, दो पार्ट कौन है, तो एकदम बेसिक याद रखिएगा कि क्या होगा, मैट्रिक्स और सेल हो जाएगा। यानी कि एक लिक्विड पार्ट होगा और दूसरा कौन वाला हिस्सा होगा, सेल वाला क्या होगा, हिस्सा होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक कितने प्रकार का होता है, एक एक चीज तोड़ के पढ़ा देंगे। पहला आप नाम सुनते होंगे ब्लड, रुधिर, या इसी को रक्त कहते हैं, यह भी कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आप नाम सुनते होंगे बोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं, या इसी को ये हड्डी का कहते हैं हम लोग। अगला होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। अगला हमारा होता है लिगामेंट, यही सब खूब, लिगामेंट, टेंडन होता है। और इसके बाद होता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। यानी कि अब संयोजी उत्तक भी है तो हम लोग को 6 पार्ट इसका पढ़ना है, रक्त के बारे में, अस्थि के बारे में, उपास्थि के बारे में, फिर हम लोग को किसके बारे में देखना है, लिगामेंट, टेंडन के बारे में क्या करना है, देखना है। नोट कीजिए, एक एक करके सब के बारे में बतलाएंगे। ठीक है, अब पहला क्या है, ब्लड। ब्लड तो पूरा एक चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा परिचय दे दे। ब्लड, ब्लड तो एक तो जान गए कि यह क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, या इसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। यानी कि रक्त क्या है, एक संयोजी उत्तक। लेकिन संयोजी उत्तक में भी क्या है, ठोस तो नहीं है, ये द्रव है, तरल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यह क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यह फ्लो कर सकता है, और जाहिर सी बात है तरल संयोजी उत्तक है तो इसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो देखिए, कोई भी संयोजी उत्तक है, जैसे ब्लड वाला ही हिस्सा है, तो ब्लड चूंकि संयोजी उत्तक है तो इसमें भी 2 पार्ट होगा, एक मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा, दूसरा कौन वाला पार्ट होगा, सेल वाला पार्ट होगा। क्योंकि हम बताएं, जो भी कनेक्टिव टिश्यू होगा, जो भी संयोजी उत्तक होगा, उसमें 2 चीज तो होगा, एक मैट्रिक्स वाला पार्ट होगा और दूसरा सेल वाला पार्ट होगा। ठीक है, तो यह जो ब्लड जो है, इसमें मैट्रिक्स वाला पार्ट जो है वह किस अवस्था में रहता है, तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में। बताए थे ना कि मैट्रिक्स जो होता है या तो यह लिक्विड हो सकता है, या तो हार्ड हो सकता है, या तो सेमी सॉलिड हो सकता है।
तो ब्लड में जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है, इसको हम एक विशेष नाम दिए हैं, इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। यानी कि लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, रक्त का तरल जो भाग है, लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड, नेंट ऑफ ब्लड, रुधिर का तरल भाग, रुधिर का तरल भाग जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, या इसको मैट्रिक्स कह लीजिए, ठीक है। और सेल जो कोशिका वाला पार्ट में तो 3 होता है, एक को कहते हैं आरबीसी, लाल रक्त कणिका या कोशिका, लाल रक्त कणिका। दूसरा हमारा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं श्वेत रक्त कणिका। और तीसरा जो हमारा होता है, ये क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डिंबाणु के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो समझ गए कि जो भी कनेक्टिव टिश्यू है उसमें 2 पार्ट होगा, मैट्रिक्स वाला पार्ट और सेल वाला पार्ट। मैट्रिक्स वाला पार्ट को हम ब्लड में क्या कहते हैं? तो उसी को हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। नोट करते चलिए सबको। यही खुद से अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि मैट्रिक्स क्या है और प्लाज्मा क्या है। उसी मैट्रिक्स को ब्लड में प्लाज्मा कहेगा, बोन में अलग कुछ कहेगा, तो अब आप बहुत कंफ्यूज कीजिए कि भाई मैट्रिक्स कहाँ है। और जैसे कभी कभी लिख देगा लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, या यानी कि रक्त का जो द्रव वाला भाग है उसको प्लाज्मा कहते हैं। या दे देगा मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज इन लिक्विड स्टेट, रक्त का जो मैट्रिक्स है द्रव अवस्था में होता है। अब कंफ्यूज, लेकिन दोनों अपने अपने हिसाब से क्या है? सही है। तो हम क्या बताएं कि जो रक्त है इसमें एक मैट्रिक्स होगा, रक्त जो है बाबू इसमें तो मैट्रिक्स होगा, और सेल सब इसमें तैरता होगा। यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का तो यही होता है ना कि मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स में सेल्स तैरते रहता है। तो अगर कनेक्टिव टिश्यू के हिसाब से देखें तो यह जो द्रव वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। और ये जो ठोस वाला हिस्सा है इसको क्या कहेंगे? सेल। लेकिन चूंकि यह रक्त है तो रक्त में इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे बाबू? प्लाज्मा कहेंगे। और सेल में 3 प्रकार का सेल आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और हमारा क्या आ जाएगा? प्लेटलेट्स आ जाएगा। अब मैट्रिक्स, जाहिर सी बात है कि मैट्रिक्स का प्रतिशतता ज्यादा होना चाहिए। तो रक्त में 55% हिस्सा क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और 45% हिस्सा क्या होता है? सेल होता है। यानी कि 55% लिक्विड कंपोनेंट और 45% क्या होता है? सॉलिड कंपोनेंट होता है। ठोस वाला हिस्सा हम लोग का क्या होता है? मौजूद, ठीक है। चलिए, तो ब्लड में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर और फंसाएगा तो ऐसे भी फंसा सकता है। रुधिर में 2 हिस्सा, एक लिक्विड कंपोनेंट, तरल घटक, लिक्विड कंपोनेंट, तरल घटक, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सॉलिड कंपोनेंट। जिसको किस नाम से जानते हैं? ठोस घटक के नाम से जानते हैं। लिक्विड कंपोनेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और सॉलिड कंपोनेंट जो है इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस्कल्स कहते हैं। यानी कि इसी को कणिका कहते हैं। प्लाज्मा जो है वो कितने प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है? 55% हिस्से का निर्माण करता है।
कॉर्पसस जो है वो कितने प्रतिशत हिस्से का निर्माण करता है? 45% हिस्से का निर्माण करता है। कॉर्पसल भी 3 प्रकार का बाबू, एक आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और तीसरा हमारा क्या होता है? प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु कहते हैं। अब जितने तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा सकता है, हालांकि रक्त का हम लोग एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, चूंकि ये हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। बस इतना याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू हैज 2 मेन कंपोनेंट। संयोजी ऊतक में 2 प्रमुख घटक होता है, यानी कि मैट्रिक्स एंड सेल वाला। मैट्रिक्स, अब अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स का अवस्था अलग अलग होगा, जैसे ब्लड में यह लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है, बोन में थोड़ा हार्ड हो जाए, तो यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आरबीसी के बारे में देखें, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आरबीसी, आरबीसी को क्या कहा जाता है? अन्य नाम जो है, इसको तो हम हिंदी में क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका, या इसी को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिका कहते हैं। बायोलॉजी में इसका नाम क्या होता है बाबू? बायोलॉजी में इसको इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। इरिथ्रोसाइट नाम क्यों पड़ा? इरिथ्रो, इरिथ्रो मतलब लाल यानी कि रेड, इरिथ्रो मतलब रेड यानी कि लाल, और साइट मतलब हो जाता है सेल यानी कि कोशिका। तो यह क्या है? लाल कोशिका है, ठीक है, लाल रंग का कोशिका है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। अगर आपको प्रश्न दे दे, आरबीसी नहीं देकर इरिथ्रोसाइट दे दे, तो फंसना नहीं, ठीक है। अब आरबीसी लाल क्यों प्रतीत होता है, इसको नोट कर लेंगे पहले। अब आरबीसी यह लाल क्यों प्रतीत होता है? तो इसमें एक लाल वर्णक पाया जाता है, रेड पिगमेंट पाया जाता है। ये पढ़े होंगे इसलिए इसको डिटेल नहीं बतला रहे। लाल वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण जो आरबीसी है वो कैसा दिखता है? लाल दिखता है। जैसे पत्ती में एक पिगमेंट पाया जाता है, वह क्या है? क्लोरोफिल है, जिसके कारण पत्ती क्या दिखता है? हरा दिखता है। उसी प्रकार से ब्लड में जो पिगमेंट पाया जाता है वह क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो देखिए कभी कभी एग्जामिनर कैसे दिमाग लगाता है पता है? दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन एनिमल पिगमेंट, निम्नलिखित में से कौन जंतु वर्णक, जंतु वर्णक कहने का मतलब वैसा पिगमेंट जो एनिमल में मौजूद हो, तो हमारा क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। देख रहे हैं कैसे फंसा रहा। अब बच्चा हीमोग्लोबिन जानता है, लेकिन अब वही दे देगा एनिमल पिगमेंट का उदाहरण बताइए, जंतु वर्णक का उदाहरण बताइए, तो बच्चा वहां पर क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। अब बाद में जब आइएगा कि सर देखिए ना बड़ा भारी क्वेश्चन पूछा था, एनिमल पिगमेंट पूछ रहा था, तो हम तो बोलेंगे भैया हीमोग्लोबिन होता, उस समय बहुत अफसोस लगेगा। क्योंकि कोई चीज अगर आप जानते रहते हैं ना, वो टिक लगा के नहीं आए, वो बना के नहीं आए, तो ज्यादा अफसोस लगता। नहीं जानते रहते हैं तो रहता चलो भाई पढ़े नहीं थे, उस स्टैंडर्ड तक नहीं गए थे, बट जानते हुए गलती कर दे तो दिक्कत है। तो हमारा काम ना केवल पढ़ाना है बल्कि ये भी बतलाना है कि कहां कहां से सवाल बन सकते हैं, किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, तभी तो आप सफल होइएगा। सीधे किताब का लाइन उठा के हम पढ़ देंगे तो यहाँ पे आप 1500-2000 क्यों खर्च किए? उतना में तो आप किताब खरीद के पढ़ लेते। जब तक कुछ एक्स्ट्रा ना बताए तो टीचर ही नहीं। तो हीमोग्लोबिन समझ गए। अब हीमोग्लोबिन को भी 2 भाग में तोड़ते हैं बाबू। हीमोग्लोबिन को भी 2 भाग में तोड़ते हैं। एक हीम, हीम मतलब होता है आयरन यानी कि लोहा,
तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो वह लोहा मौजूद होता है। और ग्लोबिन वर्ड जो है, यह ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन में क्या है? प्रोटीन जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? लोहा के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब कोई प्रोटीन किसी अन्य पदार्थ के साथ जुड़ा रहता है तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेट प्रोटीन कहते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं? युग्मित प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो एक और प्रश्न यहां से बन के तैयार हो गया बाबू कि हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन कंजुगेट प्रोटीन है, युग्मित प्रोटीन है। अब ये याद करके गए, या कथन कारण में को दे देगा, कथन देगा कि हीमोग्लोबिन एक युग्मित प्रोटीन है। अब कारण में दे देगा कि हीमोग्लोबिन में हीम समूह लोहा से जुड़ा रहता है, हीम समूह मैग्नीशियम से जुड़ा रहता है, सॉरी मतलब ग्लोबिन समूह या प्रोटीन लोहा से जुड़ा रहता है। तो याद रखिएगा, जब कोई प्रोटीन किसी अन्य पदार्थ से जुड़ जाए, अकेला ना रहे, तो उसको युग्मित प्रोटीन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो यह कंजुगेट प्रोटीन है। यह क्या है बाबू? कंजुगेट प्रोटीन है, ये याद रखेंगे। कंजुगेट प्रोटीन में भी याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन में 4 हीम समूह जो है वो किसके साथ जुड़ता है? 4 ग्लोबिन समूह के साथ जुड़ता है, तब हमारे हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब लोहा यानी कि आयरन, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो जब कोई प्रोटीन किसी अन्य धातु के साथ या अन्य पदार्थ के साथ जुड़ा होता है तो ऐसे प्रोटीन को कंजुगेट प्रोटीन कहते हैं। तो चूंकि हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन किसके साथ जुड़ा है? आयरन के साथ जुड़ा है, इसलिए हीमोग्लोबिन हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? कंजुगेट प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा, युग्मित प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में 4 हीम समूह जो है वह 4 ग्लोबिन समूह से जुड़ा रहता है। तो यदि प्रश्न दे दे कि हीमोग्लोबिन है प्रोटीन, फैट, लिपिड या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या फैट लिपिड की जगह एक दे देगा फैट, तो किसमें टिक लगाएंगे? प्रोटीन में। अब प्रोटीन में भी किस प्रकार का प्रोटीन? कंजुगेट प्रोटीन होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इट कैरीज ऑक्सीजन, या किसको ढोता है? ऑक्सीजन को ढोता है। यह ऑक्सीजन को ढोता है, पहला। और दूसरा, इट इम्पार्ट्स रेड कलर, यह लाल रंग प्रदान करता है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर, यह लाल रंग प्रदान करता है। तो पूछ देगा कि अगर आरबीसी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आरबीसी में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार बतलाएंगे भाई, ऐसा ना कि मोबाइल रख के सब सो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक तरफा नहीं होना चाहिए कि टीचर अपना पढ़ा के निकल गया और बच्चे का डाउट है। ये ऑनलाइन क्लास अरोमा क्लासेस है, दूसरा क्लास है नहीं। बहुत बढ़िया स्वाति जी, बहुत बढ़िया मनु जी, बहुत बढ़िया अफजल जी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाए हुए हैं, वहां पे यही गलती करते हैं लोग, सीधे एक तरफा पढ़ा के निकल जाते हैं। बच्चा समझे नहीं समझे कोई मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। एक बार बच्चा एडमिशन ले लिया, बात खत्म। लेकिन यहाँ नहीं है, जहां नहीं समझिए आप पूछिए, ठीक है। चल, अब धातु की ही बात आई, कुछ कुछ याद रखिएगा। जैसे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, ये अक्सर पूछता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? आयरन, यानी कि लोहा।
क्लोरोफिल की बात करें बाबू, तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। ये सब एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है जो पूछता है। इसी प्रकार से विटामिन B12 की बात करें, विटामिन B12 की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसी प्रकार से इंसुलिन की बात करें, चलिए आप लोग बताइए इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ये भी पूछता है। 3 हम बताएं, एक आप बताइए इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? गूगल सर्च नहीं कीजिएगा, जो आ रहा हो वही बताएंगे, नहीं आ रहा नो लिख दीजिएगा ईमानदारी से। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? बतलाएंगे सभी लोग। इतना टाइम लगाइएगा? नो लिख दीजिए नहीं आता है तो। ठीक है, यह इंसुलिन वाला खूब क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है। देखिए इंसुलिन में जिंक पाया जाता है, जस्ता। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जिंक। ये आजकल ये काफी पूछ रहा है। तो ये अगर आयरन मतलब धातु की ही चर्चा हो तो याद रखिए, इतना बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है। तो देख रहे हैं टीचर से पढ़ने का क्या फायदा हुआ, एक टॉपिक को दूसरे से कनेक्ट करके बतला दिया ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, चलिए आखिर जवाब आप लोग नहीं ही दिए, आगे आते हैं। अब हीमोग्लोबिन देखिए क्या है, ये ऑक्सीजन को ढोता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन को ऑप्शन में रहे ऑक्सीजन और दूसरा रहे कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 विकल्प दिया जाए कि ऑक्सीजन के साथ तुम जुड़ोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ोगे, तो हीमोग्लोबिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। यानी कि एक तरफ आपको ऑप्शन दे कि करेला, भात और दाल, और दूसरी तरफ चिकन और चावल दे, तो जाहिर सी बात है आप चिकन और चावल की तरफ जाइएगा। तो अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल अवस्था में ऑक्सीजन होता है, नॉर्मली आपको भात दाल चोखा भी दे देगा तो खा लीजिएगा, लेकिन जब पता चले कि पड़ोस वाली आंटी 1 कटोरा चिकन दे गई है तो आप तो चोखा खाने से रहे, आप कहेगा नहीं भैया हमको चावल और चिकन ही दे दो। तो नॉर्मल मजबूरी में बेचारा ऑक्सीजन ढो लेता है, लेकिन अगर जब इसको पता चलता है कि पड़ोस वाली आंटी चिकन ला के दी है तो चोखा को छोड़कर चिकन खा लेता है। तो जो यौगिक बनाता है इसका नाम है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो पूछता है कि हीमोग्लोबिन किसके प्रति ज्यादा स्नेह दिखाता है, लगाव दिखाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति। यही कारण है कि एक बंद कमरे में आप लकड़ी जला के सो जाइए तो आपका दम घुट के निधन हो जाएगा। कारण क्या है कि जब हम लकड़ी जलाएंगे तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। अब हीमोग्लोबिन के पास 2 विकल्प है कि या तो वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाए। लेकिन अभी जस्ट हम बतलाएं कि हीमोग्लोबिन को जब यह ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में चुनना होता है तो हीमोग्लोबिन हमेशा किसके साथ जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा और हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम लोगों का दम घुटने से क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बंद कमरे में लकड़ी जलाने से दम घुटने से निधन हो जाता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन शोज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड। हीमोग्लोबिन shows more affinity towards कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड।
एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक लगाव को दर्शाता है। हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति अधिक लगाव को दर्शाता है। काफी महत्वपूर्ण, यही कारण है कि बंद कमरे में अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो आपका दम घुटने से क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, ब्लड एक अलग से चैप्टर ही हम लोग को पढ़ना है। यहां से परिचय दे रहे हैं। WBC जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका, ये तो पता भी होगा। इसको हम क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, या इसी का अन्य नाम क्या है, इसी को हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूकोसाइट दो शब्दों से मिलके बना। ल्यूको मतलब होता है व्हाइट यानी कि श्वेत, और साइट मतलब होता है कोशिका। तो जो श्वेत कोशिका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और ये हम लोग में क्या प्रदान करता है, तो प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, प्रदान करता है, यानी कि रोग से लड़ने का क्षमता जो है प्रदान करता है। कोविड के टाइम में देखे होंगे जिनका इम्यूनिटी मजबूत था वो आज हमारे साथ क्लास कर रहे हैं, जिनका इम्यूनिटी कमजोर था वो क्या है, गुजर गए बेचारे, उनका निधन हो गया। तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा ताकत आप लोग देख चुके हैं। और फिर सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, WBC का रहा। हालांकि फिर से कोविड का केस बढ़ते जा रहा है तो सतर्क रहिए। अगला है प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु कहते हैं। प्लेटलेट सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही पढ़ना है, सर्कुलेशन। बिंबाणु, बिंबाणु जो होता है बाबू, इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन निकालने में मदद करता है, आगे पढ़ाएंगे। अब प्लेटलेट्स क्या करता है तो बचपन से पता है, यह हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, रक्त स्कंदन में मदद करता है, रक्त स्कंदन में मदद करता है। नोट कर लीजिए। तो हम लोग का क्या हो गया, बिंबाणु। देखिए और भी जो आपके दोस्त मित्र या छोटे भाई बहन जो भी अभी पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है, अगले साल 72वीं 73वीं या 74वीं बीपीएससी देने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी बीपीएससी फाउंडेशन बैच का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, या आप 2026 में 72वीं बीपीएससी दे, 2027 में आप 73वीं बीपीएससी देने का सोच रहे हैं, या 2028 में आप 74वीं बीपीएससी का देने का सोच रहे हैं, सब के लिए एक साथ हम लोग क्या ले आए हैं, फाउंडेशन कोर्स ले आए हैं। एक जानकारी दे दे ताकि और भी जो आपके दोस्त मित्र हैं उनको आप बतला सके। फाउंडेशन कोर्स लेके आए, इसमें एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा कि वैसा बच्चा जो जीएस का जी तक ना जानता हो, यानी कि कुछ नहीं पता हो, बचपन का सब कुछ भूल चुका है कि सोलर सिस्टम क्या होता है या सेल क्या होता है, उन बच्चों के लिए भी यह कोर्स क्या है, हेल्पफुल है। एकदम बेसिक से एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे।
एकदम एडवांस लेवल तक उन सभी को तैयारी करवाएंगे, यानी कि हाथ पकड़ के जिसको तैयारी करवाना कहा जाता है, ताकि वो पहले ही प्रयास में, अगर 72वीं दे रहे हैं तो 72वीं निकाल ले, 73वीं दे रहे हैं तो 73वीं निकाल ले। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, पहली बार हम लोग इतना ज्यादा वैलिडिटी दे रहे हैं, 5 इयर्स का, 5 साल का वैलिडिटी है कि भैया आप भी तैयारी कर लीजिए, और उसके बाद शादी अगर आपकी हो जाए और आपकी वाइफ भी चाहे तैयारी करना, तो उसी कोर्स से क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं 5 इयर्स तक। यानी कि अगर आप 2025 में ले रहे हैं तो 2030 तक के लिए आपके पास कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है। और टोटल कोर्स का जो फी है ये मात्र 2000 रखे, आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन अगर पहले 50 छात्रों को 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये पूरा कोर्स आपको 1500 में मिल जाएगा, यानी कि 1500 में आप कितना 60 मंथ्स देख सकते हैं, 1500 फॉर 60 मंथ्स। तो जो भी आपके दोस्त मित्र भाई बंधु हो जो अभी जस्ट इंटर पास हो या इंटर में हो और आगे अधिकारी बनने का सपना हो, उनको जरूर इस कोर्स से जोड़िए। 50 छात्रों को 500 का डिस्काउंट दिया जाए, उसका फिर से ये कोर्स का फी 2000 हो जाएगा, या इवन उससे ज्यादा भी हो जाए। तो जरूर ये सूचना सभी को दीजिए जो भी आपके दोस्त मित्र हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में हम लोग जो पहला वाला पोर्शन है, ये ब्लड वाला पोर्शन क्या किए, देख लिए। कल के क्लास में हम लोग बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन और एरियोलर टिश्यू के बारे में देखेंगे।